वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2017 की डच मूवी वेयर द हार्ट इज की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में एलेक्स नाम का एक बंदा 20 साल के बाद नेदरलैंड से अपने होम टाउन सुरीनामी जा रहा होता है, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। मगर नींद न आने की वजह से उसने नींद की दवा का पूरा पत्ता खा लिया होता है, जिसके बाद तो वो फ्लाइट में इतना सोता है कि क्या ही बताएं। अब प्लेन लैंड करने के बाद भी वो जागता नहीं, तो फ्लाइट अटेंडेंट उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर लेकर आते हैं। यहाँ एलेक्स की साली मरीना अपनी बहन विक्टोरिया को माइकल नाम के एक बंदे से मिलवाती है और बताती है कि माइकल अपनी मॉम से मिलने नेदरलैंड्स गया हुआ था, और पता है इनका यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी है। इसके रिजॉर्ट में हमारी वोनी इंटर्नशिप कर रही है। और तब विक्टोरिया माइकल से हैंडशेक करते हुए कहती है कि मैं वोनी की मॉम हूँ। वैसे तुम दोनों की इतनी ज्यादा जान पहचान कैसे हो गई? तो माइकल बताता है कि 9 घंटे की फ्लाइट में बंदा आखिर करे तो करे क्या, बातें करने के अलावा, बस ऐसे दोस्ती हो गई। इधर हम एलेक्स की मॉम मिस अना को देखते हैं, जो कि अपने घर पे क्रिसमस की धूमधाम से बढ़िया तैयारी कर रही है। वो अपने छोटे बेटे वर्जिल को कॉल करके कहती है, तुम तो मेरे लिए इग्वाना लाने वाले थे, क्या हो गया उसका? दोस्तों, इग्वाना एक बड़ी सी छिपकली को कहा जाता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पेड़ों में पाई जाती है। पर वर्जिल तो अभी भी हेलीकॉप्टर से आसमान की सैर कर रहा होता है। इसके बाद हम वोनी को मारियोनो नाम के अपने एक फ्रेंड के साथ अपनी फैमिली को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाते हुए देखते हैं। वोनी काफी घबराई भी होती है। वो कहती है मेरी मॉम मुझ में बदलाव नोटिस कर लेगी और फिर मुझे अल्मेरा भेज देगी, लेकिन मुझे यहाँ रहना पसंद है, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। दूसरी ओर दोस्तों, कुंभकर्ण एलेक्स की नींद पूरी हो जाती है और वो जाग चुका होता है। वो जैसे एयरपोर्ट से निकलने वाले होते हैं सभी के सभी, तो उसे और उसकी वाइफ को सिक्योरिटी वाले रोक लेते हैं और उनकी बैग की पहले अच्छे से तलाशी लेते हैं। तो उन्हें एलेक्स के बैग से बहुत सारी दवाइयां मिलती है, जिससे गार्ड्स को एलेक्स पे शक हो जाता है। तो तब विक्टोरिया क्लियर करती है, देखिए मेरे हस्बैंड एक फार्मासिस्ट है, अब फार्मासिस्ट के पास दवाई नहीं होगी तो क्या होगा, बंदूक। खैर ये लोग किसी तरह एयरपोर्ट के बाहर आते हैं, जहां मरीना माइकल के साथ पहले बाहर आ चुकी थी, और यहाँ वोनी और मारियानो भी पहुंच जाते हैं। इसी के साथ शेरले माइकल की वाइफ भी आ जाती है और उसे किस करती है। और यहाँ पे मरीना को लगता है एक जोरदार झटका, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि माइकल मुझ में इंटरेस्टेड है और हम दोनों का कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, माइकल तो शादीशुदा है। और वो फ्लाइट के दौरान वेडिंग रिंग को नहीं पहनता था, क्योंकि उसके फिंगर्स एयरप्लेन्स में फूल जाया करते थे, इसलिए अभी शर्ली उसे वेडिंग रिंग पहनने को दे देती है। और ये सब देखकर मरीना का दिल टूट जाता है। इसके बाद मरियानो इनको अपनी कार में मिस अना के घर लेकर आता है। रास्ते में विक्टोरिया वोनी से कहती है, तुम पहले से थोड़ी मोटी हो गई हो। तो इतने में एलेक्स पूछ ही बैठता है कि तुमने ग्रैंडमा से बात की क्या, सुना है वो मरने वाली है। सुनकर वोनी शॉक्ड और कहती, मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर जब ये लोग एलेक्स की मॉम के घर पे पहुंच जाते हैं, तो एलेक्स की मॉम दौड़ते हुए आती है और अपने बेटे को हक कर लेती है। एलेक्स सबसे पहले यही पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, मगर उसकी मॉम का ध्यान इस बात पे जाता है कि नेदरलैंड में रहकर तुम्हारा एक्सेंट बदल गया है, तुम तो बिल्कुल एक डच आदमी की तरह बात कर रहे हो। इसके बाद एलेक्स की सिस्टर्स उसको आकर हक करती हैं और हम नोटिस करते हैं कि एलेक्स की मॉम तो गोरी चिट्टी है। एलेक्स अपनी माँ पे गया है, मगर उसका छोटा भाई वर्जिल ब्लैक है। दरअसल एलेक्स की डैड की मौत के बाद उसकी मॉम ने एक ब्लैक साउथ अफ्रीकन आदमी से शादी की, पर फिर उनकी भी मौत हो गई। मगर मिस अना के सेकंड हस्बैंड की सिस्टर और उसके 2 बेटियां मिस अना के साथ ही रहती हैं। अब विक्टोरिया पूछती है, वैसे आप कौन से हॉस्पिटल गई थी? अब इससे पहले वो जवाब देती, एलेक्स कहता है कि मैं आपको अपने साथ नेदरलैंड्स लेकर जाऊंगा और वहां के बेहतरीन डॉक्टर से आपका इलाज करवाऊंगा। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि देखो, लुकू वुमन ने कहा कि ये मेरा लास्ट क्रिसमस होने वाला है। दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पर अंगूठा छाप डॉक्टर या ओझा गुनी होते हैं ना, वैसे वहाँ पर लुकू वुमन होती है। ये सुनकर एलेक्स और उसकी वाइफ डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि एक ऐसे डॉक्टर की बातों में आकर आपने हमें यहाँ बुला लिया। पता है हम कितने डर गए थे, हमें लगा कि आपको कुछ हो जाएगा। तब विक्टोरिया बताती है कि मॉम, आपको पता भी है एलेक्स न जाने कितने दिनों तक वॉशरूम में बंद होकर रोया, ये सोचकर कि आप मरने वाली है। तो मॉम माफी मांगते हुए कहती है कि चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, अब पहले तुम लोग थोड़ा फ्रेश हो जाओ। तो फ्रेश होने के बाद ये लोग मिस अना यानी कि एलेक्स की माँ, उनकी ननद और ननद की बेटियों के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे, वो दे देते हैं, जिन्हें पाकर सभी बेहद खुश भी होते हैं। तो एलेक्स अपनी माँ अना के लिए एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस लेकर आया था, उनकी ननद के लिए सुंदर सा फैब्रिक और ननद की बेटियों के लिए क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस, इसके अलावा कुछ और चीजें भी थी। फिर ये लोग डिनर टेबल पर बैठते हैं, जहां ना की तीनों नीस उनके स्वागत में एक पारंपरिक अफ्रीकन गीत गाते हैं। कुछ ही देर में वर्जिल भी इग्वाना लेकर अपनी मॉम को क्रिसमस विश करने आ जाता है, और वो जैसे ही अपने बड़े भाई एलेक्स को देखता है तो टॉन्ट मारने लगता है कि बड़े भाई होने के बाद भी ये नेदरलैंड चले गए और वहाँ ये रिस्पेक्टेबल फार्मासिस्ट बन गए, वहीं की लड़की से शादी भी कर ली और दोबारा मुड़कर हमारी ओर देखा तक नहीं। और यहाँ मैं घर का इकलौता मर्द होने के नाते सबकी देखभाल कर रहा हूँ। तुम सबने तो सोचा होगा कि मैं बहुत ही निकम्मा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन देखो मैं आज क्या लेकर आया हूँ। मॉम की जंगल में जो जमीन है ना, उसमें मैंने अपने हाथों से खुदाई की और वहां से मुझे ये गोल्ड मिला। इसका मतलब पता है, मैं भी अब एक रिच मैन बन चुका हूँ। ये देखकर एलेक्स भड़क जाता है और कहता है कि भले ही हमारी माँ एक है, पर हमारे पिता अलग अलग हैं, और जिस जमीन से तुम एक गोल्ड लेकर आए हो
वो मेरे पिता की थी। मेरे पिता की मौत के बाद वो जमीन मेरी मॉम के नाम हो गई। उन्होंने कई बार इस जमीन को बेचने की कोशिश की, पर तुमने हर बार रोक दिया। सच्चाई तो यह है कि तुम्हें शुरू से पता था कि उसमें गोल्ड है। जिस पे वर्जिल कहता है कि तुम्हारा तो फार्मेसी बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो फिर तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तब एलेक्स कहने लगता है कि सच्चाई तो यह है कि तुम मुझसे जलते हो, क्योंकि मैं गोरा हूँ और तुम काले, इसीलिए तुम मेरे पिता के गोल्ड से अमीर बनकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। बताओ दोस्तों, अभी आए नहीं थे कि झमेला शुरू हो गया दोनों के बीच, और इस तरह एलेक्स भी इसी वक्त अपनी विक्टोरिया को यहाँ से चलने को कह देता है। तभी बीच में बोनी बोल पड़ती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये सुनकर सभी हैरान। इसके बाद एलेक्स अपने रूम में जाता है और यहाँ से जाने के लिए कपड़े वगैरह सेट करता है। साथ ही वो विक्टोरिया को कहता है कि मैंने तो पहले ही कह दिया था जवान लड़की को घर से बाहर इंटर्नशिप करने के लिए मत भेजो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? वो विक्टोरिया कहती है तुम दोनों बाप बेटी एक जैसे ही हो, कैरेक्टरलेस। और तब गुस्से में एलेक्स वॉशरूम जाता है और जोर से चिल्लाता है। वहां जाने पे फिर विक्टोरिया डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि टॉयलेट की पाइप पे एक छोटा सा मेंढक है जिससे एलेक्स डर रहा था। विक्टोरिया पाइप पे मारती है और मेंढक जाता है सीधा कमोड में, जिसे फिर वो फ्लश कर देती है। एक तरफ एलेक्स है बिल्कुल डरपोक, वहीं दूसरी ओर वर्जिल है जो अपने हाथों से इग्वाना को सहला रहा होता है। वहीं उसकी मॉम उसे समझा रही होती है कि फैमिली में थोड़ी कहासुनी हो जाती है, तमीज से रहा करो। वैसे इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ता तोड़ दे, अपने भाई से नाराजगी सही नहीं है। ये देखो, वो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया है। जैसे वर्जिल गिफ्ट बॉक्स ओपन करता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि एलेक्स उसके लिए मस्त सी रिस्ट वॉच लेकर आया था, जिसके डायल में एलेक्स और वर्जिल की बचपन की फोटोज भी थी। वो तुरंत ही वो वॉच पहन लेता है और काफी पसंद आ जाती है उसे वॉच। दूसरी ओर विक्टोरिया वोनी को मदर डॉटर वाली टॉक के लिए अंदर बुलाती है और जानना चाहती है कि इस बच्चे का बाप है कौन, पर वोनी को नहीं पता। तो विक्टोरिया पूछती है कहीं मारियानो तो नहीं? तो वोनी कहती नहीं मॉम, वो तो मेरा बस अच्छा दोस्त है। यहाँ दोनों माँ बेटी बच्चे के बाप को ढूंढने के लिए निकल जाती है और घर के बाहर लगभग हर लड़का वोनी को हाई हेलो कर रहा होता है, जिससे विक्टोरिया समझ जाती है कि मेरी बेटी के यहाँ तो बहुत से चाहने वाले हैं। मगर वो वोनी को साफ साफ कह देती है कि अगर बच्चे के बाप के बारे में नहीं पता चला तो तुम्हें हम वापस नेदरलैंड्स लेकर जाने वाले हैं, तुम्हें हम इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकते। वोनी कहती मॉम, मैं हैंडल कर लूंगी, वैसे भी आप जब मेरी उम्र की थी तो मैं आपके पेट में थी। विक्टोरिया कहती हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मुझे तुम्हारे बेटर फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। इसी के साथ मैं इतनी कम उम्र में नानी नहीं बनना चाहती। दूसरी ओर हम माइकल और उसकी वाइफ शेरले को उनके गार्डन में देखते हैं, जहाँ दोनों का मूड बन जाता है और वो गार्डन में ही लग जाते हैं। पर वहाँ पे ढेर सारी चींटी होती है जो जल्दी माइकल का सब लाल पीला कर देती है, जिस वजह से इनको आज तो इंटीमेट होने का प्लान कैंसिल करना पड़ जाता है। उल्टे शेरली को माइकल के बदन पे मरहम लगाना पड़ जाता है। इधर वोनी अपनी मॉम के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ वो तो मस्त अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ एंजॉय करने लगती है, पर विक्टोरिया साइड में खड़ी होती है तो एक लड़का उसके साथ डांस करने लगता है। ये चीजें जब वर्जिल देखता है तो उस लड़के को साइड करके खुद अपनी भाभी के साथ डांस करने लगता है वो। तो विक्टोरिया उसे कहती है तुम बिना बियर्ड के अच्छे लगते हो। तो वर्जिल कहता है हाँ, और तुम बिना मेरे भाई के अच्छी लगती हो। इस तरह दोनों हंसी मजाक करते हुए खूब डांस वांस करते हैं। जब ये दोनों आधी रात को बातें करते हुए अपने घर जाते हैं तो एलेक्स की नींद खुल जाती है, और इन दोनों को इस तरह साथ में देखकर एलेक्स को वर्जिल से और चिढ़ मच जाती है। इतना ही काफी नहीं था कि वर्जिल विक्टोरिया से कह देता है क्या मुझे अपनी भाभी से एक किस मिल सकती है? तो वो वर्जिल के गालों पे किस कर देती है और सीधे आ जाती है घर के अंदर, और वहीं एलेक्स के हाथों खिड़की टूट जाती है और सीधा जाकर गिरती है वर्जिल के पास। वर्जिल समझ आता है कि सारा कुछ भैया ने देख लिया, मगर वो ज्यादा माइंड नहीं करता क्योंकि वर्जिल खुद नशे में होता है। पर जब विक्टोरिया रूम में आती है तो एलेक्स उसे कन्फ्रंट करते हुए बताता है कि मुझे शुरू से तुम्हारे और वर्जिल की ये नजदीकियों से प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं 20 साल तक यहाँ नहीं आया। जिस पे विक्टोरिया कहती है अच्छा, तो इसीलिए तुम आधी रात में फिर से कपड़े सेट करने लग गए ताकि यहाँ से भाग सको। देखो, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है ना तो सीधे अपने भाई से जाकर पूछ लो। और फिर अगले ही दिन वो अपने भाई वर्जिल से झमेला कर देता है। तो वर्जिल अपनी नाराजगी बताता है कि तुम इतने सालों के बाद वापस आए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर, जैसे तुम्हें कोई इलेक्शन जीतना हो। तुम सेंटा की तरह गिफ्ट तो ला सकते हो, मगर खुलकर अपने परिवार से प्यार नहीं कर सकते। और तब एलेक्स बताता है कि ये सारे गिफ्ट्स मैं नहीं, विक्टोरिया लाई थी सबके लिए। तो वर्जिल को समझ आ जाता है कि एलेक्स अभी भी बिल्कुल नहीं बदला, वो एक सेफ एनवायरनमेंट में रहने वाला सोफिस्टिकेटेड डच मैन है। वो सुरनामीज कल्चर को कभी भी अपना नहीं सकता। इसीलिए वर्जिल गुस्से में कह देता है अगर ऐसा है तो तुम वापस क्यों नहीं चले जाते अपनी सुरक्षित उस घोंसले में। ये कहते कहते दोस्तों वर्जिल उस घड़ी को भी फेंक कर चला जाता है, जिसके बाद तो एलेक्स बुलाता है टैक्सी और निकल जाता है एयरपोर्ट के लिए बिना अपने बेबी बच्चों को साथ लिए। और जब इन सब के बारे में मिस अना को पता चलता है तो वो वर्जिल को एक झापट मारती और कहती है कि जाओ जाकर अपने भाई से माफी मांगो और वापस लेकर आओ उसको। तब वर्जिल के साथ विक्टोरिया भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर वोनी मारियानो के साथ एक हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसको डाउट हो जाता है कि गायनेकोलॉजिस्ट पीटर शायद वही मेरे बच्चे का बाप है,
क्या दोस्तों, पीटर। क्योंकि उस रात वो भी पार्टी में था। वो पीटर को कन्फ्रंट करने के लिए सीधा उस रूम में घुस जाती है जहाँ पीटर एक फीमेल पेशेंट्स को चेक कर रहा होता है। तो सारी बातें जानने के बाद पीटर कहता है, वैसे तो तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो, पर अफसोस कि तुमने मुझे आज तक मौका नहीं दिया, इसलिए उस रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तुमने ज्यादा पी ली थी तो मैंने तुम्हें बस बिस्तर तक छोड़ दिया था। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं। टैक्सी वाला भी एक ब्लैक आदमी है जो कि रेडियो पे एक कान फाड़ वॉल्यूम में गाने सुन रहा होता है। इससे एलेक्स को बड़ी इरिटेशन भी होती है, तो वो बार बार उसको वॉल्यूम कम करने को कहता है, मगर वो टैक्सी ड्राइवर मानता ही नहीं, जिससे एलेक्स को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो टैक्सी का दरवाजा बार बार तेजी से पटकने लगता है और वो दरवाजा माइक नाम के एक आदमी को लग जाता है और वो सीधे जमीन पर, जिससे क्या होना था, आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वहीं वो माइक तो एलेक्स के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देता है कि इस आदमी ने मेरा खून करने की कोशिश की। और अब यहाँ पर एलेक्स सोचता है कि चलो कुछ ले देकर मामला सॉल्व करें, पर इससे माइक ऑफेंड हो जाता है और पुलिस स्टेशन में दोनों ही रेसिस्ट कमेंट्स पास करने लगते हैं एक दूसरे को लेकर। यानी एलेक्स गोरा है और माइक काला, तो ये दोनों एक दूसरे के कलर और कल्चर पे गंदी गंदी बातें करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को सेल में डाल देती है। कुछ देर बिताने के बाद दोनों का तब गुस्सा शांत हो जाता है और वो आपस में बातें करने लगते हैं। तो एलेक्स को पता चलता है कि माइक यहाँ के लोकल चर्च का पादरी है। फिर वो एलेक्स की परेशानियां जानना चाहता है, तो वो सारी बातें उनको बता देता है कि कैसे मेरी माँ की 2 शादियां हुई और मेरे बायोलॉजिकल फादर की जमीन पे मेरे सौतेले भाई को गोल्ड मिल गया। ऊपर से मेरी बेटी भी प्रेग्नेंट है और उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके होने वाले बच्चे का बाप आखिर है कौन। ये सारी बातें जानने के बाद माइक उसे गॉड पे भरोसा रखने को कहता है और पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले लेता है, जिसके बाद पुलिस एलेक्स और माइक दोनों को रिहा कर देती है। तो तब एलेक्स उसे अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है, जिसको देखते माइक पहचान लेता है कि अच्छा, तो तुम मिस अना के बेटे हो। वैसे मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवी को एक साथ गाड़ी से कहीं जाते हुए देखा था। ये सुनते ही एलेक्स तुरंत ही एक टैक्सी रुकवा कर बैठ जाता है, पर वो क्या देखता है दोस्तों कि ये तो वही टैक्सी वाला है जिसकी वजह से वो हवालात तक पहुंच गया था। पर फिलहाल वो दूसरे टैक्सी के इंतजार में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसी के हाथ पैर जोड़कर कहता है कि आप ही चलो। और इस बार तो वो टैक्सी वाला भी वॉल्यूम धीमा ही रखता है। इधर वोनी दोस्तों बैनी नाम के एक लड़के के पास पहुंच जाती है, जिसका एक रेस्टोरेंट है। वो उसे बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के पिता तुम हो। तो बैनी उसको समझाता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं मानता हूँ कि हम दोनों ने हैंसी फैंसी किया, मगर मैं कैसे बोलूँ, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। दरअसल मेरे स्पर्म स्विम नहीं कर सकते, तो एग फर्टिलाइज होना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वोनी फिर अपने घर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके डैड जल्दबाजी में कहीं तो जा रहे हैं। और वो जब पूछती है तो एलेक्स बताता है, मैं घर आया था प्रॉपर्टी का मैप लेने के लिए और अभी जा रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी के साथ अपनी वाइफ को भी वर्जिल से वापस छीनने के लिए। वानी को तो अपने डैड की बात समझ ही नहीं आती कि वो ये सब बोल क्या रहे हैं। इसके बाद हम एलेक्स को आउटडोर एडवेंचर स्टोर पे देखते हैं। वहीं से वो एक एडवेंचर वाली गाड़ी के साथ साथ कुछ सामान भी भाड़े पर लेकर निकल जाता है। और इधर विक्टोरिया वर्जिल के साथ वापस आ जाती है अपने घर, क्योंकि उसे तो एयरपोर्ट पर एलेक्स कहीं मिला ही नहीं। पर यहाँ तो उसे कुछ और ही माजरा पता चलता है कि एलेक्स गलतफहमी का शिकार हो गया है और वो उन दोनों को ढूंढने के लिए मॉम की जमीन पे चला गया है। जिसपे वर्जिल को हंसी आ जाती है कि मेरे भाई, पहली बार अकेले जंगल में कैसे चला गया तू। पर फिर वो भी विक्टोरिया के साथ जंगल आ जाता है। आगे इनको एक नदी पार करनी होती है। यहीं पे वर्जिल विक्टोरिया को सच्चाई बता देता है, वो गोल्ड वाली बात झूठ थी। दरअसल सभी एलेक्स के सक्सेसफुल होकर वापस लौटने से बड़े खुश थे, तो मैं बस एलेक्स से लाइमलाइट छीनना चाहता था। मैं लोगों के सामने दिखाना चाहता था कि यहाँ सुरनामी में रहकर मैं भी एलेक्स से ज्यादा कामयाब हो गया हूँ। सुनकर विक्टोरिया हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एलेक्स की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, तो वो बड़ा ही सोच समझकर हिचकिचाते हुए उस कीचड़ में उतरता है। फिर वो थोड़ी दूर जाकर हेल्प के लिए कॉल करने लगता है, पर यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। वो नेटवर्क ढूंढने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर उठाता है तो उसको एक सांप दिख जाता है, जिसको देखते ही एलेक्स के डर के मारे हालत खराब और वो जाकर सीधे गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है, जहाँ से उसे फिर एक पेड़ पे स्लॉथ नाम का जानवर भी दिखाई देता है। दूसरी ओर सारी सच्चाई बताने के लिए विक्टोरिया एलेक्स को कॉल करती है, मगर फोन तो अब सांप के पास है दोस्तों, और वो बिल्कुल घेरा बनाकर फोन पे बैठा हुआ है। तभी एलेक्स को एक जंगली आदमी दिखता है और वो उसके साथ चला जाता है। यहाँ विक्टोरिया को अभी भी एलेक्स की फिक्र हो रही है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। सोचती है कि जब वो बंदा सुपरमार्केट में खो सकता है तो इस जंगल में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इधर नदी में एक चप्पू वाली बोट दिख जाती है वर्जिल को, तो वो अपनी गाड़ी का मोटर निकालकर किसी तरह से जुगाड़ बैठाता है और उस चप्पू वाली बोट को मोटर बोट बनाकर निकल जाता है अपनी मॉम की जमीन की ओर। और वो बहुत दूर होती है। विक्टोरिया कहती है कि इतनी धीमी चल रही है बोट, हमें पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा। वो बोट को तेज करना चाहती है, मगर इस कोशिश में वो गड़बड़ कर देती है और जो मोटर है ना, वो खुलकर पानी में गिर जाती है और ये लोग फिर आगे निकल जाते हैं। तो तब वर्जिल कहता है कि देखा, अब तो चप्पू चलाकर भी और जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे, देर ही लगेगी। तो देखो बात ऐसी है कि आज तो पहुंचने से रहे वहाँ, इसलिए कुछ दूर पे हमें माइकल का रिजॉर्ट मिलेगा, तो रात भर हमें वहीं स्टे करना होगा। तो माइकल के रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते इन्हें सच में रात हो जाती है।
यहाँ विक्टोरिया की सिस्टर मरीना पहले से आई होती है। दरअसल वो यहाँ पर एक सेमिनार कर रही है जिसमें वो सुरनामीज औरतों को वेट लॉस के लिए इंस्पायर करना चाहती है। वो वेट लॉस के फायदे बताते हुए कहती है कि मोटापा आपके बदन में कई सारी बीमारियों को दावत देता है। मगर यहाँ पे माइक भी आया होता है, वही पादरी दोस्तों चर्च का, और वो सुरनामीज औरतों से कहता है कि गोरे लोगों की तरह वेट लॉस करने के इस ढकोसले में मत पड़ो। गॉड ने हमें ऐसा ही बनाया है और यही हमारी खूबसूरती है। हमें इसे बदलकर गॉड के क्रिएशन पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। इस तरह से मरीना, जो यहाँ लोगों को मोटिवेट करने के मकसद से आई थी, वो खुद ही डिमोटिवेट होने लगती है। तो तब माइकल उसको सहारा देता है और ये सब माइकल की वाइफ शर्ली नोटिस कर रही होती है, पर वो कुछ कहती नहीं। फिर कुछ देर के बाद मरीना सभी को वेट लॉस ड्रिंक देती है, जिसपे वहाँ की औरतें कहती ये तो ठीक है, पर मेन कोर्स में क्या है? तो मरीना उदास होते हुए कहती है यही आपका फुल मील है, इसके अलावा और कुछ नहीं खाना। ये सुनकर तो सभी हंस पड़ती और मरीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहां से दूर जाकर रोने लग जाती बेचारी। तो माइकल उसके पास फिर आता है और समझाता है कि नेदरलैंड्स और यहाँ का कल्चर बहुत ही डिफरेंट है। वहाँ स्लिम ट्रिम रहना ही फिट माना जाता है, लेकिन यहाँ मोटा ताजा रहना ही फिट माना जाता है। जो लोग यहाँ पर पतले हो जाते हैं ना, उन्हें नीची नजरों से देखा जाता है, ये सोचते हुए कि कोई बीमारी है इनको, और ये बेचारे गरीब हैं, इनके पास खाने को नहीं है। तो मरीना कहती है मैं खुद पहले बहुत ज्यादा मोटी हुआ करती थी, अब इतना वजन घटाकर मुझे पहले से ज्यादा लाइट और एनर्जेटिक फील होता है। तभी यहाँ पर शर्ली आती है दोस्तों, और वो माइकल से खूब झगड़ा भी करती है कि बाकी लोग वहां हैं तो तुम यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। पर माइकल अपनी वाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता फिलहाल। दूसरी ओर एलेक्स जंगल में अपना टेंट वेंट सेट करके सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो जंगली चाकू लेकर उसकी ओर आता है, जिससे एलेक्स को बड़ा डर लग जाता है कि कहीं ये कुछ कर ना दे। पर जल्दी उसको रियलाइज होता है कि अरे ये तो मुझे नहीं बल्कि इस जंगली बिच्छू को मारने आ रहा है। इसके बाद वो जंगली आदमी आग जलाकर रात भर उसकी रखवाली करता है और एलेक्स को चैन की नींद सोने देता है। अगली सुबह यहाँ शर्ली अपने सारे गेस्ट को नदी के उस पार छोड़ने के लिए जा रही होती है, और तब वो माइकल से कहती है कि कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या दूसरी लड़कियों का सहारा बनना है। तो कुछ देर के बाद जब विक्टोरिया और वर्जिल भी यहाँ से जाने लग जाते हैं तो अचानक पानी का बहाव तेज हो जाता है और इनकी नाव पलटकर पानी के साथ दूर बह जाती है। तब इनको अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह किनारे पर आना पड़ जाता है। ये दोनों पूरी तरह से भीग चुके होते हैं। भीगे हुए कपड़े से इनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, इसलिए वर्जिल विक्टोरिया से कहता है कि ड्रेस उतार कर सुखा लो। तो विक्टोरिया अपने ऊपर के कपड़े उतार लेती है और पास ही में पड़े पत्तों को अपनी बॉडी से लपेट लेती है। तो वर्जिल कहता है उनमें चींटी है या नहीं, ये चेक किया तुमने? तो वो फटाक से पत्ते दूर फेंक देती है और वर्जिल पे भड़क जाती है कि मैं तुम्हारी वजह से आज इस सुनसान जगह पे फंसी हुई हूँ। तो विक्टोरिया को शांत करने के लिए वर्जिल उसके लिप पे किस कर देता है दोस्तों, जिससे माहौल ऑकवर्ड हो जाता है और विक्टोरिया दूर जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर तो वो जंगली आदमी एलेक्स को अपने साथ अपने कबीले में ले जाकर वहाँ उसको बैठाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि एलेक्स हर वक्त काफी परेशान रहता है। तो वो पहले एलेक्स से इसकी वजह पूछता है, तो एलेक्स उसको सारी अपनी प्रॉब्लम बताता है। अब वो कहता है कि देखो तुम हमेशा दूसरों पे फोकस क्यों करते हो, तुम खुलकर अपने साथ क्यों नहीं रहते। आओ यहाँ पर हम सबके साथ नाचो गाओ और खुशी मनाओ कि तुम जिंदा हो। जब तक तुम जिंदा हो ना, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, सारी सॉल्व हो सकती है। बेवजह इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब शुरू में तो एलेक्स झिझकता है, मगर फिर वो भी उन कबीले वाले लोगों के साथ खुलकर नाच गाना करता है और अगली सुबह तक देर तक सोता है। इधर मरीना को माइकल एक और रात इस रिजॉर्ट में रुकने को कह देता है। अब पहले तो वो मना करती है, पर फिर वो उसको किस कर लेती है। ये किस का सिलसिला हर जगह चल रहा है। दरअसल जब ये दोनों एयरप्लेन में मिले थे ना दोस्तों, तब से काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे। फिर अगली सुबह की बात है, हम देखते हैं कि वर्जिल ने विक्टोरिया के सोने के लिए कल रात केले के पत्तों से बेड वगैरह बना दिया था। अभी विक्टोरिया सोई हुई है और वर्जिल जागकर उसके नाश्ते का इंतजाम कर रहा होता है। वो उसके जागते ही उसको नारियल पानी पीने को देता है। फिर ये लोग अपने आसपास का सफर पैदल ही तय करते हैं, जहाँ अचानक से विक्टोरिया रोने लगती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को चीट नहीं करना चाहती थी। तो वर्जिल उसको समझाता है कि हमने बस किसी तो किया है, डोंट वरी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वहीं मरीना अपने साथ नेदरलैंड से जो पाउडर्स लेकर आई थी वेट लॉस कैंपेन के लिए, वो उन्हें फेंक देती है क्योंकि उसको समझ आ गया है कि यहाँ के लोग बस उसकी बात समझने वाले हैं ही नहीं। इधर एलेक्स भी जब जागता है तो काफी अच्छा महसूस करता है। वो कबीले के लोगों के साथ पहले शिकार पे जाता है, फिर वो उनको अपनी गाड़ी के पास लाता है। गाड़ी पे एक मेंढक होता है, पर इस बार एलेक्स डरने के बजाय उस मेंढक को अपने हाथों से पकड़कर दूर जमीन पे गिरा देता है। अब तक कीचड़ भी कम हो चुका था, तो कबीले के लोग कहते हैं अब तुम आगे का सफर तय कर सकते हो और तुम्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा क्योंकि ये स्लॉथ तुम्हारा साथी बन चुका है। दरअसल दोस्तों, स्लॉथ नाम का एक जानवर एलेक्स की गाड़ी में बैठा हुआ है, जिसको देखकर एलेक्स डरने के बजाय स्माइल भी करता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर ड्राइव करना शुरू कर देता है। पर उस स्लॉथ के अंदर चुल मची होती है। कुछ देर के बाद वो खुद ड्राइव करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से गाड़ी सीधा नदी में घुस जाती है, जहां शैली कई सारे लोगों के साथ आई हुई थी। ये लोग यहीं इसी जंगल में रहा करते थे शायद। शैली पहले तो अपने जान पहचान के लोगों से कहकर एलेक्स की गाड़ी निकलवाती है और फिर उसकी साली की शिकायत करती है, यानी मरीना की।
कि तुम्हारी साली मरीना मेरे पति पे डोरे डाल रही है और मेरा पति भी कुछ कम नहीं है। एलेक्स कहता है कि मरीना बुरी लड़की नहीं है, बस ऐसा पहली बार हुआ है कि वो किसी की ओर अट्रैक्ट हुई है, इसीलिए वो खुद को संभाल नहीं पा रही शायद। इसके बाद जब शेरली को एलेक्स की वाइफ और वर्जिल की स्टोरी पता चलती है तो वो भी एलेक्स के साथ हो लेती है। रास्ते में वो एलेक्स को समझाती भी है कि अगर कोई इंसान अपने लवर के साथ भागेगा तो वो किसी अच्छी जगह जाएगा ना, भला वो जंगल में क्यों आए होंगे। तो तब एलेक्स उसे गोल्ड के बारे में बताता है तो शेरली कहती है अच्छा तो तुम्हारी वाइफ गोल्ड डिगर है। तो एलेक्स कहता है अरे जबान संभाल कर बात करो, भूलो मत तुम मेरी वाइफ के बारे में बात कर रही हो। इसके बाद जब एलेक्स शेरली के साथ अपनी मॉम की जमीन पर पहुंच जाता है तो देखता है वहां तो चर्च का पादरी माइक पहले से पहुंचा हुआ है। पादरी समझकर लॉकअप में एलेक्स ने उसे गोल्ड वाली सारी बातें बता दी थी और अब वो खुद यहाँ कुछ लोगों के साथ खुदाई करने में बिजी है। एलेक्स इस बात का विरोध करता है, वो कहता है कि भागो यहाँ से, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो तब एक एंडी नाम का लड़का रुक जाता है और कहता है मैं वोनी का बॉयफ्रेंड रह चुका हूँ और वोनी ने मुझे यहाँ खुदाई करने की इजाजत दी है। सुनकर एलेक्स को और गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को एक घुसा मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। तभी वहां पे वर्जिल विक्टोरिया के साथ पहुंचता है। वो एलेक्स को देखकर समझ जाता है कि बड़े भाई तो आज एनर्जी अवतार में है, मेरी तो खैर नहीं। इसलिए उसकी मॉम की प्रॉपर्टी पे जो झोपड़ी बनी होती है तो वो विक्टोरिया के साथ उसी झोपड़ी जैसे घर में घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। गुस्से में एलेक्स दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश करता है तो तब विक्टोरिया कहती है कि डार्लिंग हम बात कर सकते हैं, गुस्सा शांत कर लो। एलेक्स भी गुस्से में कहता है कि क्या बात करोगे तुम, कि मेरा भाई कितना हॉट है। सुनो वर्जिल, मुझे तुम्हारे गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरी वाइफ वापस चाहिए। तो वर्जिल कहता है अब पता चला अगर कोई अपना दूर होता है तो कैसा लगता है। एलेक्स कहता है मुझे पता है तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं गोरा हूँ, इसलिए तुमने मेरे कॉलेज का इनवाइट लेटर फाड़ा था। वर्जिल कहता है फाड़ता नहीं तो और क्या करता, आखिर तुमने नेदरलैंड्स के कॉलेज में स्कॉलरशिप वाली बात हम सभी से छुपाई क्यों थी बताओ, क्या पता मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता था, पर नहीं, तुमने तो हम सभी को यहाँ छोड़ दिया। एलेक्स कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो वर्जिल कहता है तुम सुनना क्या चाहते हो। ये कहकर वो गेट खोलते हुए बाहर आ जाता है और कहता है कि हम दोनों भाई दो जिस्म एक जान हुआ करते थे और फिर अचानक से तुमने बिना बताए जाने का फैसला कर लिया और आखिर में तुम गुड बाय कहे भी नहीं चले गए। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मॉम कितना रोई थी, उनकी आंखें सूज गई थी रोते रोते, इसलिए मुझे तुमसे नफरत हो गई और बस तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ही मैंने वो गोल्ड वाली बात झूठी गई। फिर विक्टोरिया भी सारी सच्चाई बता देती है कि हम जब एयरपोर्ट के लिए निकले थे तो तुम्हें रोकने के लिए गए थे, पर वहाँ पता चला कि तुम वहाँ हो ही नहीं और तब हम घर पर आए, घर पे पता चला कि तुम्हें गलतफहमी हुई है कि मैं वर्जिल के साथ भागकर मॉम की प्रॉपर्टी पर आई हूँ, इसलिए फिर हम तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आ गए। ये जानने के बाद एलेक्स शांत होता है। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर से वोनी आ जाती है जिससे उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो हमारी तलाश में है, पर वोनी बताती मैं तो एंडी से मिलने आई हूँ। फिर वो एंडी से कहती है एंडी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एंडी कहता है मैं तुम्हारे कई सारे बॉयफ्रेंड्स में से एक रह चुका हूँ, हालांकि मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और के बच्चे को अपना नाम दे दूं। अचानक वोनी के पेट में तभी दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल और इधर बाकी लोग भी जा चुके होते हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि सोना वोना कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इस बात से वर्जिल काफी दुखी होता है और एक बॉम्ब से उस झोपड़ी को ही उड़ा देता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर दोस्तों ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पे सच में गोल्ड वाले पत्थर दिखाई देते हैं जिससे वो खुशी से झूम उठता है और इस वक्त उसके साथ शेरली भी है, तो दोनों मिलकर इस मौके को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी ओर हॉस्पिटल में वोनी से मिलने मारियानो आता है और कहता है कि देखो अब मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए चाहे बच्चे का बाप असल में कोई और ही क्यों ना हो, लेकिन तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों मेरे हैं। सुनकर वोनी काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहती नहीं नहीं हम तो सिर्फ अभी अच्छे दोस्त हैं। मगर मारियानो कहता है ये सब ड्रामा मेरे पास नहीं चलेगा समझी, वैसे भी कई बार हम इंटीमेट तो हो ही चुके हैं, इसलिए ज्यादा शर्माओ मत और मुझे अपना हस्बैंड बना लो। वहीं दोस्तों डॉक्टर ने वोनी के पेरेंट्स को बता दिया होता है कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नॉर्मल पेट दर्द है, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल और शेरली ने अलग होने का फैसला कर लिया। माइकल मरीना के साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहता है, इसलिए वो मरीना के साथ नेदरलैंड्स चला जाता है जहां उसकी मॉम भी रहा करती है, जिससे शेरली को बड़ी तकलीफ तो होती है लेकिन क्या करती, रोने लग जाती है वो और तब वर्जिल उसको सहारा देता है और यहाँ तक कि इनकी रिलेशनशिप भी शुरू हो जाती है। वहीं एलेक्स और विक्टोरिया तो वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। फिर एक फेस्टिवल की बात है दोस्तों, एलेक्स फेस्टिवल मनाने के लिए अपनी माँ और भाई के पास लौट आता है। दोनों को साथ देखकर मिस अना का दिल खुश हो जाता है और वो एक सच्ची बात बताती है कि एलेक्स तुम्हारे कॉलेज के इनवाइट लेटर को मैंने फाड़ा था क्योंकि मैं तुम दोनों भाइयों को अलग होते हुए नहीं देखना चाहती थी। तब एलेक्स कहता है अच्छा तो ये बात है और मैं आप पे गुस्सा ना करूं, इसलिए इतने सालों से लेटर फाड़ने का इल्जाम वर्जिल अपने सर पर ले रहा था। वाह भाई वाह, तुम्हें मान गए, तुम सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो भाई। फिर कुछ हफ्तों के बाद की बात है दोस्तों, वोनी हॉस्पिटल में एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और मारियानो तो जैसे खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि बच्ची के सर पे बिल्कुल मारियानो की तरह घुंघराले बाल होते हैं, यानी कि असल में वही इस बच्ची का बाप है। इसके बाद हम एलेक्स की पूरी फैमिली को जंगल वाली उस प्रॉपर्टी पे जाते हुए देखते हैं जहाँ से वो सोना
निकलकर पूरी फैमिली में बंटने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, मूवी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।